नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है रिविजन टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, पिछले कुछ डिकेड से हम सब ने देखा कि ऑर्थोपेडिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी जो है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। पर जैसे हर खूबसूरत चीज़ में भी कुछ कांटा होता है, इसी तरह से 99 या 99.5% दुनिया तो बहुत अच्छी जाती है, बट 0.5% इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यदि आपको किसी जोड़ का कुछ पोर्शन या सभी पोर्शंस को तब्दील करना पड़े, रीडू करना पड़े, तो उसे हम रिविजन टोटल नी रिप्लेसमेंट के नाम से बोलते हैं। अब रिविजन टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट सर्जरी के मुकाबले में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। पर अगर एक लेमन की भाषा से बोलें, हम सब जानते हैं कि शादी हमेशा कामयाब होती है, कुछ एक बदनसीब लोगों में डाइवोर्स होता है, लेकिन तब भी थोड़ी मेहनत करें तो वापस ज़िंदगी आबाद हो सकती है। इसी तरह से इस सर्जरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो चाहते ना चाहते सामने आएंगी और हम उन सब चीज़ों के बारे में अब चर्चा करेंगे। पहली और सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन जो कि अर्ली फेज़ या लेट फेज़ लगभग 20 साल के बाद भी आ सकती है, वो है इन्फेक्शन। ज़्यादातर इन्फेक्शन के केसेस अर्ली स्टेज के होते हैं, जिसमें आप उनमें एंटीबायोटिक्स देते हैं या उसको ड्रेसिंग करते हैं, वॉश आउट करते हैं और वो इन्फेक्शंस सॉल्व हो जाती हैं। पर कुछ केसेस में अर्ली केसेस में सॉल्व नहीं होती और कुछ केसेस में कई साल के बाद वो इन्फेक्शन आती है। जब वो इन्फेक्शन आएगी, आपके जोड़ जो है सूज जाएंगे, उसमें पेन होगी, उसमें कई बारी पस डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया होता है वो इस मेटल और सीमेंट की लेयर के बीच में डिपॉजिट होना शुरू होता है और जिस तरह से दीमक आपकी लकड़ी को गायब करती है, इसी तरह से इन्फेक्शन इस इंटरफेस को जो मेटल और बोन के बीच का है इसको लूजन करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे करके वो जॉइंट लूज़ हो जाएगा। जब वो जॉइंट लूज हो जाएगा तो उन सब में सर्जरी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर केसेस रिवीजन के इन्फेक्शन लेकर आते हैं, तो उसमें एक पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है उसके पास उस समय क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर जॉइंट में इन्फेक्शन आई है और वो अर्ली स्टेज पे है, तब तो एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, लेकिन अगर वो लेट स्टेज पे है तो एंटीबायोटिक्स ऑलमोस्ट एज गुड एज नथिंग होंगे उन केसेस के लिए। एंटीबायोटिक्स के बाद सेकंड स्टेज आती है, हम उस जॉइंट को ओपन अप करके उसको वॉश आउट करते हैं, कोई जो क्लीन आउट करते हैं, क्लीन आउट करके और इस प्लास्टिक पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं ओपन वॉश आउट या आर्थ्रोटमी। थर्ड थिंग, जिन केसेस में कुछ लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते कुछ और चीज़ के लिए, या किसी का फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या एक पेशेंट मेडिकली फिट ही नहीं है सर्जरी के लिए, उस सब में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डायर, यानी कि डिब्राइडमेंट। उसको खोला, उसको साफ करा, एंटीबायोटिक्स दिए और उसी इम्प्लांट को रिटेन करा। तो हमने पहले वाले इम्प्लांट को चेंज नहीं करा, उसको वॉश आउट करा, उसमें एंटीबायोटिक्स काफ़ी समय तक आईवी एंटीबायोटिक्स दिए और वो लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट्स चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है चेंज ऑफ मेटल पार्ट्स के बारे में, जिसमें दो होते हैं, 1 स्टेज सर्जरी, 2 स्टेज सर्जरी। 1 स्टेज सर्जरी माने आपको इन्फेक्शन थी, आपके सारे पार्ट्स को निकाल दिया, उस एरिया को अच्छी तरह से वॉश आउट किया, क्लीन करा, आपने देखा कि उसमें किस तरह का कीटाणु है और उस तरह का उसमें एंटीबायोटिक का प्लान यूज़ करा और उसी समय इस इम्प्लांट को निकाल कर एक नया इम्प्लांट यूज़ कर लिया। इसे 1 स्टेज रिवीजन कहते हैं। ये यूरोप में, जर्मनी में फिर भी काफ़ी हद तक यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो इम्यूनिटी है, फाइटिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर हमारे कंट्रीज़ में हम नॉर्मली इसको रिकमेंड नहीं करते बिकॉज सक्सेस रेट 50% से भी कम होता है। हमारे यहाँ पर बहुत मुश्किल से लोग दोबारा सर्जरी के लिए रेडी होते हैं और हम कोई भी चीज़ 50% पॉजिटिव रिजल्ट्स वाली रिकमेंड नहीं करते। तो हमारे इंडिया में जो चीज़ को ज़्यादा यूज़ करा जाता है या वेस्टर्न वर्ल्ड में करा जाता है, उसे कहते हैं 2 स्टेज रिवीजन। 2 स्टेज रिवीजन माने जो आपका पहला इम्प्लांट डला हुआ है, उसका मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स, आप उनको सेफली कटर्स के द्वारा रिमूव करोगे, ये देखते हुए कि हमारी सारी नेचुरल बोन मैक्सिमम प्रिजर्व रहनी चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें हम लोग इस इम्प्लांट को निकाल रहे हैं। एक बार इम्प्लांट निकाल कर आपने देखा कि इसमें ये जब इम्प्लांट्स बाहर निकल गए तो उसमें एक गैप बच गया, ये गैप है। अब इस गैप को हाई डोज एंटीबायोटिक सीमेंट द्वारा फिल किया जाता है।
उस समय हम उस साइज़ के अकॉर्डिंगली वो जो मैचिंग सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे आप ये सिस्टम्स देख रहे हैं। उसी शेप के हूबहू ये सीमेंट के बने हुए सिस्टम्स हैं जो उसी साइज उसी प्रक्रिया में है, लेकिन इस सीमेंट के अंदर बहुत हाई डोज एंटीबायोटिक्स है जो कि उस एरिया पे बैक्टीरिया को डैमेज करेगी। जैसे हमारा घास या किसी में दीमक लगती है, किसी चीज़ में कोई कीटाणु आते हैं, हम उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। इसी तरह से ये जो सीमेंट का ब्लॉक कल्ट-अप करा जाता है, इसे हम आर्टिकुलेटिंग स्पेसर कहते हैं। आर्टिकुलेटिंग स्पेसर मतलब इसमें घुटना उसी तरह से बेंड और मूव कर सकता है। एक होता है स्टैटिक स्पेसर, जहाँ पे इस गैप के अंदर आपने एक बर्गर की टिक्की की तरह उसमें फिक्स कर दिया, लेकिन उसमें घुटना मुड़ेगा नहीं, वो एक फिक्स ब्लॉक है। आर्टिकुलेटिंग स्पेसर में पहले की तरह आप इसके अंदर एक कैपिंग दोगे, एक नीचे का पीस दोगे, और वो जॉइंट मेटल का नहीं है, सीमेंट का हाई डोज है, स्टॉप गैप सिस्टम है, लेकिन आपके घुटने को मुड़ने में और एक्टिविटी, टॉयलेट जाने में सब में मदद कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं स्टेज 1 ऑफ रिवीजन, जहां पर हमने इम्प्लांट को निकाला, उसको क्लीन आउट करा, उसके कल्चर्स लिए और उसकी जगह पे सीमेंट विद एंटीबायोटिक लोडेड ब्लॉक्स को फिट करा। अब इस पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स दिए उस कल्चर के अकॉर्डिंगली, और जिस समय उसकी इन्फेक्शन ठीक हो जाए उस समय हम उसमें रीइम्प्लांटेशन करते हैं। तो इन्फेक्शन सबसे कॉमन कारण है। जो रीइम्प्लांटेशन करते हैं वो चाहे हम इन्फेक्शन की वजह से करें या किसी भी और इन्फेक्शन करें, उसमें स्पेशल इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, जिसे हम स्टेज 2 रिवीजन कहते हैं। इसे कहते हैं रिवीजन इम्प्लांट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज सर्जरी से बहुत डिफरेंट इम्प्लांट्स हैं। इसमें हम बोन के अंदर का सपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमारी फाउंडेशन नहीं थी, हमने सरिया डाला और सपोर्ट ली, तो नीचे की बोन और ऊपर वाली बोन के अंदर सपोर्ट्स लेते हैं। अब निकालते समय जो बोन डैमेज हो गई, उस बोन को रिप्लेस करने के लिए इस तरह के ब्लॉक्स ऊपर की बोन और नीचे की बोन में यूज़ होते हैं, स्टेम्स यूज़ होती हैं। तो रिविजन इम्प्लांट्स आर more expensive than the first implants. The surgery is way more technically demanding than a primary surgery. इन्फेक्शन के बाद जो दूसरा कारण जिसमें कि मेजर केसेस होते हैं इस रिवीजन के, वो है हमारा स्टिफनेस। कुछ लोगों में घुटना सर्जरी तो कर दी लेकिन घुटना मुड़ता ही नहीं, उसके आसपास एक टिश्यू बन गया, एक स्कार टिश्यू बन गया, और वो स्कार टिश्यू की वजह से बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे, बहुत पेन है और उनको लगता है वो टॉयलेट, सोफा पर बैठना, गाड़ी पे बैठना, ये काम नहीं कर पा रहे। तो उन केसेस में अगेन हम स्कार एक्सरसाइज करेंगे, प्रीवियस इम्प्लांट को बाहर निकालेंगे और इस तरह का न्यू इम्प्लांट वहाँ पर फिक्स होगा। स्टिफनेस के बाद थर्ड केस आता है किसी केस में जहाँ फ्रैक्चर्स हो जाए। फ्रैक्चर्स माने कि हमारे इम्प्लांट के आसपास का एरिया जो है वहाँ टूट गया। उन फ्रैक्चर केसेस में भी या तो आप उसमें प्लेट्स फिक्स करेंगे या आप इम्प्लांट निकाल कर न्यू रिवीजन सिस्टम्स, जैसे हमने डिस्कस करे कि ये वाले लॉन्ग लेग सिस्टम्स, उस एरिया को बाईपास करके हम वो सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। जो अगला रीज़न जिसकी वजह से हमारी रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है वो है लिगामेंट इंस्टेबिलिटी। हमारे जोड़ के आसपास ये लिगामेंट्स होते हैं। अब सर्जरी के रीज़न की वजह से या लूजनिंग की वजह से या किसी भी कारण से ये लिगामेंट्स रप्चर कर सकते हैं। जब लिगामेंट्स रप्चर कर जाएं और हमारे सपोर्ट सिस्टम्स फेल हो जाएं, तो उन केसेस में वापस हमें इन्हीं सिस्टम्स पे आना होगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक लॉकिंग सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे लिगामेंट्स टूट जाने के बाद भी इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो अगला रीज़न आता है वो है एज बेस्ड वियर। जब भी आप में कोई इम्प्लांट डले, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ईदर यू विल आउटलिव द इम्प्लांट और इम्प्लांट विल आउटलिव यू। किसी भी टायर जैसे घिसता है, ऐसे ही अगर हम ये मूवमेंट को हम चलाते जाएं तो एक स्टेज पर हमारा बीच का प्लास्टिक घिस जाएगा। अगर सर्जरी एक्यूरेट नहीं है तो और जल्दी घिसेगा। जैसे मेल एंड कार टायर विल वेयर आउट मच फास्टर। तो वेयर एंड टियर होने के बाद, प्लास्टिक घिसने के बाद वापस आपको इस फर्स्ट सर्जरी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस तरह की रिवीजन सर्जरी के साथ। तो दोस्तों, ये एक कॉमन कारण है। आपको ये सब बताना इसलिए नहीं था कि आपको हम लोगों ने नर्वस या डराना है, इसलिए था कि दिस सर्जरी विल बी 99.5% सक्सेसफुल। बट गॉड फीयरिंग आप अनफॉर्चुनेट रहे कि इसमें साथ नहीं रही, तो चिंता मत करिए, वो बहुत सारे फेलियर्स भी वापस रिवर्स करे जा सकते हैं। आज हम रिविजन्स में पेशेंट्स को 90% से ज़्यादा पॉजिटिविटी हम लोग दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा साइंस आगे जा चुकी है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो रिवीजन सर्जरीज है उसके लिए हमेशा एक्सपर्ट सर्जन चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी चाहिए सर्जरी करने के लिए। तो आज भी हमारे भारत में बहुत
चंद सेंटर्स ऐसे हैं जो कि हाई वॉल्यूम रिविजन्स को हैंडल करते हैं, पर आप रिविजन्स के लिए हमेशा किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और वो एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी एश्योर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।